मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। ओ का स्वागत है मित्रों। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए, हमारे नए नए वीडियो को सुनने और देखने के लिए डॉक्टर उमेद सिंह बैद जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी। और आप लोग इनके वीडियो के माध्यम से क्या समझ पा रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। डॉक्टर बैद जी, हमने ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के विषय में काफी बातें की हैं और इस विषय से आपका प्रोजेक्ट भी जुड़ा हुआ है और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप वर्तमान को लेकर ही चलते हैं। आपकी बातों में हमेशा वर्तमान की ही उदाहरण मिलती है। तो आज का मेरा प्रश्न यह है कि यह जो फंगल इन्फेक्शन है, इस बीमारी के बारे में चारों तरफ से खूब चर्चाएं हो रही है। सभी डॉक्टर, वैज्ञानिक वही सब दोहरा रहे हैं जो सभी जानते हैं और वे जितना बता रहे हैं उसमें कोई नई बात है ही नहीं। आप एक रिसर्चर हैं, क्या आपके पास इस फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी कोई नई जानकारी है? अगर है तो हमें और हमारे मित्रों को बताएं ताकि उन्हें भी कुछ नई जानकारी मिले और उन्हें समझने में सहायता हो। स्वागत है, स्वागत है भाई। देखो, एक तो इस बीमारी ने डरा दिया है ज़्यादा, और डर का जो मूल कारण है वो अनजानापन है। जब तक हम जो रहस्य जो है ना वो सब डरावना होता है हमेशा। भूत के बारे में जान लो, कोई भूत नहीं डरा सकता। हमारा भूतकाल जो है वो हमको विकराल बनकर स्मृतियों के रूप में डराता है। उसको ठीक से जान लो तो अरे दोष हैं तो हट जाएंगे, रोग है तो मिट जाएंगे। वाइट फंगस, ब्लैक फंगस का भी ऐसा है, बहुत सरल सी बात है। फंगस या फफूंद लगने की जो प्रक्रिया है, केमिकल प्रक्रिया, वो प्रकृति की बहुत सहज सी प्रक्रिया है। पहली फफूंद जो है वो काई है, जो पानी और मिट्टी के संयोग से, काई नहीं जमती है क्या? हमारे कई बार बाथरूम में जम जाती है, और नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, कुओं के किनारे काई हरी हरी जमती है ना, वही पहली फफूंद है। तो वो जीवन का संकेत है। पहली फफूंद जब भी बनी करोड़ों वर्ष पहले पहले, तो जो फफूंद जो है वो एक अगला कदम था फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके। और पूरी सृष्टि, पूरी धरती जो है करवट ले रही थी, जीवन प्राण अवस्था को पैदा करने का सुख ले रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पति पत्नी, पत्नी पहली बार सूचना देती है कि मेरा मासिक नहीं हुआ है और मुझे उल्टी हो रही है ना, और मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो ये संकेत सुनते ही जैसे घर में खुशी होती है, तो वैसी ही खुशी इस वाइट फंगस की सूचना से होनी चाहिए थी। प्रकृति का नियम तो यह है भाई। हम इसको, हाँ बीमारी तो है ही है। देखो, फफूंद जो है वो बाहर लगे, कहीं भी लगे, फफूंद का सब जगह लगना जो है वो मानव के हित में है। मानव उस टेक्निक को समझ करके उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अरे वो फफूंद उठा करके ही तो हमारे बेकरियां चलती है इतनी, वो फंगस उठा करके ही तो और ब्रेड बनती है। वो सारा का सारा टेक्निक, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। और हमारा मालपुआ बनता है एक, वो भी रात में भिगो करके और फंगस उठा करके बनता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि हम इस फंगस को जान लें।
लेकिन मैं इतना ज्ञान बगाड़ने की बजाय मैं सीधा इस रोग को पकड़ करके थोड़ा सा इसके लक्षणों पर जो और मुझे सूचनाएं मिली है उनको शेयर करता हूँ। मेरा जो निष्कर्ष रूप में अगर आपको कुछ मिले तो ऐसा मानिएगा कि मेरी शोध अभी जारी है, और उतना ही मैं आपसे कहूँगा अपने निष्कर्ष भी जितने मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ वो मामला ऐसा है। जैसे मेरे एक राजस्थान के मित्र ने मुझे एक ब्लैक फंगस वाइट फंगस से पीड़ित रोगी के मरने के बाद उसकी सूचना दी, उससे कनेक्टेड कुछ नंबर दिए, तो उसके मित्र के, उसके भाई के, उसके नंबर दिए, उसकी फ़ोटो भी दी, उस व्यक्ति की फ़ोटो दी। तो फ़ोटो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 30-35 साल का कम उम्र में लड़का, और राजस्थान का वो गांव जहाँ का वो था वहाँ मैं रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे कुछ संबंध संपर्क निकल आए। मैंने एक दोस्त को चुना, उससे बात की, तो पहले तो डरा कि भाई उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, तो उसने कहा वो टालता रहा, लेकिन बाद में उसने वो मान गया मेरी बात, और उसने मुझे बताया कि देखिए उसको ब्लैक फंगस थी कि नहीं हम में से किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो मरा है लीवर सड़ जाने से। लीवर क्यों सड़ा तो उसने खुद ही बताया कि बेहिसाब शराब पीता था। फिर मैंने पूछा उसको कि शराब के साथ उसके जो और दोस्त आते हैं उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थी क्या, पत्नी से उसके संबंध कैसे थे, और उसकी संतान है कि नहीं है। उसकी संतान है तो वो दुर्बल है कि सशक्त है, सबल है, और उसकी पत्नी को तो कोई रोग नहीं है। ऐसा मैंने जब जानना चाहा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी तो उसको कब का छोड़ गई, और अब ये मर गया है तो वो दूसरी शादी भी कर लेगी। मरने तक तो तलाक वलाक, जहाँ वो रहते हैं वो तलाक वलाक नहीं लेते देते, बस वो जैसे तैसे निभाते हैं, कर्म में जो लिखा है वो भोगेंगे। आजकल नए बच्चे जो है वो जल्दी ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसा मामला वहाँ नहीं है। तो फिर उसने कुछ बातें और बताई मेरे को, तो मैंने वो सारा निष्कर्ष ये निकाला। मैंने कुछ लक्षण उसके शरीर के ओर पूछे। मैंने ये पूछा कि भाई उसको अंतिम समय स्नान कराया था तो उसमें आप थे क्या? तो बोले मैं था तो नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद था। बोली आपको क्या जानना है? तो मैंने कहा बताइए। उसके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उसमें कोई बीमारी, कोई कालापन, कोई एबनॉर्मेलिटी आपको दिखती थी क्या? तो उसने बताया कि देखिए मरने के बाद तो जैसा कोई विकार होता है तो भी विकार नहीं हो तो भी विकार जैसा ही दिखता है। तो मैंने कुछ और खोद करके प्रश्न पूछा कि भाई वो प्राइवेट पार्ट के आसपास की जो चमड़ी है वहाँ कुछ फुंसियाँ वगैरह फूटी हुई थी क्या? उसको दर्द महसूस होता था क्या? ये मुझे डिटेल दीजिए तो बाकी बातें मैं पकड़ लूँगा, समझ लूँगा। तो उन्होंने मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक और डॉक्टर की अब आजकल चलती है मीडिया पर बहुत, एक और रोगी, अभी महिला रोगी मरी है, मरी नहीं है शायद, वो है अभी, उसके लक्षण बताए कि भाई उसको कैंसर की दवाइयाँ चल रही है, और कैंसर की दवाइयों के कारण से उसकी आंत में छेद हो गया है। तो आंत में छेद हो गया तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि आंत के छेद से और उसके लीवर में और आमाशय में पानी और गैस भर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उसको डिटेल में खोजा तो मुझे वो ये पूरी प्रक्रिया कि आंत में से पानी और गैस कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, और रोग के रूप में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये सारा मैंने जाना। और मैं समझ गया कि ये अगर कैंसर से बच भी गई कभी, कैंसर से बचने का, क्योंकि उसके न सिर्फ आंत में बल्कि भोजन नली के अंतिम सिरे पर भी उसके घाव हो गए थे दवाइयों से। देखिए ड्रग्स जो है ना वो कॉमन वर्ड है जो दवाइयों के साथ भी जाता है और शराब के साथ भी जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेजी दवाइयाँ अधिकांश उसका बेस शराब होता है, अल्कोहल होता है, उसका बेस अल्कोहल होता है।
जबकि आयुर्वेदिक दवाइयों का जो बेस होता है वो शहद होगा, दूध होगा, पानी होगा, गिलोय होगा, तुलसी होगी। वैसे ही ये जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं इनका पावर बढ़ता है पानी के साथ मिलकर। जितना डाइल्यूट करते हैं उतना उसका पावर बढ़ता है। ये होम्योपैथी की तो अद्भुत कथा है। उसका पावर बढ़ता है तब जब हम उसको एक 100 मिलीग्राम पानी में 2 बूंद होम्योपैथी की मिला करके और उसको उस पूरे पानी में से 1 चम्मच लिया और उस 1 चम्मच को अलग 100 ग्राम पानी में मिलाया और पहले वाला फेंक दिया। फिर अलग मिला करके वो जो पानी डाइल्यूट हुआ है उसकी पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा काम करती है। तो मैं उसमें लगा लेता हूँ कि भाई ये सूक्ष्म गति जितना सूक्ष्म होगा उतना काम करेगा। ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस सूक्ष्म स्तर पर जा कर के और ज़्यादा खतरनाक बनते हैं। भले ही वो नाक के रास्ते फेफड़ों को पहले पकड़ते हों, लेकिन उससे पहले उनके सिस्टम में चारों तरफ से स्वीकृतियाँ बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारतवर्ष में जो देशद्रोही ताकतें बैठी है देश भर में बैठी है, ये स्लीपिंग सेल्स हों, ये कम्युनिस्ट हों, ये बचे खुचे कांग्रेसी हों और सत्तालोभी लोग हों, वो देशद्रोह पर उतर आए हैं। वो अमेरिका की सहायता लेते हैं। अभी ट्विटर का जो मुद्दा चल रहा है उसमें वो ट्विटर के साथ है, जबकि देश का कानून कहता है कि नहीं, आपको मानना पड़ेगा, आपको ये बात बताना पड़ेगा कि कौन ओरिजिनल आपका ये रिपोर्ट को देने वाला है, क्योंकि हमारे देश को बचाने का सवाल है, हमारे संविधान को, हमारे प्रजातंत्र को। इतना बड़ा देश है और आज आप हमको आज़ाद अभिव्यक्ति की आज़ादी का पाठ मत पढ़ाइए। हमारे देश में बहुत है ये। मोदी को गालियाँ आराम से चलती है और मोदी आराम से हंसते हंसते लेता है जी। और अब मैं भी कामना करता हूँ कि मोदी को बहुत गालियाँ मिलती रहे जी। यही तो खुराक है उसकी। ये जितने विरोधी दल है ना, ये मोदी की खुराक है। बहुत। तो ये सारा मैं ब्लैक फंगस के साथ मिला कर देखता हूँ और मुझे ऐसा दिखता है कि देखिए ये पूरी की पूरी जीवन पद्धति है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। मैं आपसे बीच में पूछता हूँ, क्या मैं आपके प्रश्न के उत्तर को सही दिशा में ले जा रहा हूँ? जी गुरुजी। क्या आपका उत्तर जितना आपने चाहा, जितनी आपकी कल्पना कामना थी, उतना तो मिल गया है और आगे बढ़ाने की आपकी स्वीकृति है? जी गुरुजी, मेरी स्वीकृति है। वाह। तो देखो मेनका, जी ये पूरा का पूरा जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ मामला है। मैं कहता हूँ कि मैं एलोपैथी का चिकित्सा पद्धति का उतना विरोधी नहीं हूँ भाई, जितना एलोपैथी जीवन पद्धति से विरोध है मेरा। एलोपैथी जीवन पद्धति क्या कि रोग का बिना डायग्नोसिस किए, बिना उसके कारण को, प्रयोजन को जाने हम उससे लड़ने लगे, दवाई दे दें, ये ठीक नहीं है। पहले रोग को जानो। पेट में दर्द हुआ है तो पिछले दिन क्या खाया था, 2 दिन पहले क्या खाया था, गलत कुछ सोच तो नहीं लिया, देर से तो नहीं सोए, अपनी दिनचर्या को देखो, उसमें से कोई ना कोई कारण मिलेगा और पेट ठीक हो जाएगा। सामान्य घर की दवाइयों से, अरे खाली गर्म पानी पीकर ठीक हो जाएगा भाई, नमक का गर्म पानी पीकर ठीक हो जाएगा, अजवाइन मिलाकर पिया तो ठीक हो जाएगा। कई सारी बातें तो हमारे रसोई घर में जो मसाला दाना है वो दवाइयों से भरा हुआ है। हमारी रसोई का नाम अभी कुछ दिन पहले तक भेषजालय हुआ करता था। भेषजालय, भेषज माने औषधि। हमारी रसोई घर जो है ना वो पूरा चिकित्सा केंद्र है। हमारी माँ, दादी, नानी रसोई के बल पर स्वस्थ रखती थी हमको। ये डॉक्टर तो अब आए हैं, अब वो थोड़ी सी कुछ खांसी बुखार होती है डॉक्टर के पास जाओ। अरे ये पैसे का सारा चक्कर है। ये एलोपैथी जीवन शैली जो है वो पैसे पर आधारित हो गई, पैसे के लिए चल रही है और इसलिए पैसे का इतना गंडोगोल कि आम जनता जो है वो तिल मिला रही है। इतने बड़े बड़े बिल एलोपैथी के ही होते हैं, आयुर्वेद के नहीं होते, होम्योपैथी के नहीं होते। कितना बड़ा अंतर है भाई। होम्योपैथी दवा 100-150 रुपये से ज़्यादा कोई होती है क्या? अरे 5-10 रुपये की पुड़िया होती है, गोलियां होती है मीठी मीठी। पर चलो ठीक है, पैसे की चर्चा नहीं करके मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, ये जो जीने की शैली है ना,
उससे जुड़ते हैं कोरोना भी और ब्लैक फंगस भी। इस बात में अब मुझे और भी कोई संदेह नहीं रहा। मैं पहले भी कोरोना के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मैं इसको अपनी जीवन शैली के साथ ही जोड़ते हुए मेरे निष्कर्ष निकले। कोरोना की किताब शायद लिखने के लिए आएगी तुम्हारे पास, तुम नोटिंग ले सकती हो उसमें। और उसके बाद जब अपनी शोध को आगे बढ़ाते हुए जब मैं चला और मुझे जुलाई अगस्त में मेरे वीडियो कुछ बने नया वायरस करके, जो भारत में से उठेगा और ज़्यादा खतरनाक होगा। अब मैं धीरे धीरे ये भी समझता हूँ, मैंने कहा कि ये नया वायरस जो मैं आशंका करता था वही है। और जो मैंने उस समय मैं आश्वस्त था कि इसका इलाज भारत ढूंढ लेगा, भारत कर ही लेगा। तो इलाज कई दिशाओं से, मेरे पास कई सारी सूचनाएं, कई सारी वीडियो, और जितनी मेरी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा फास्ट मेरे पास आ गए हैं, जो मुझे आश्वस्त करते हैं कि भाई कई दिशाओं से बाबा रामदेव अकेले नहीं है, योग और आयुर्वेद तो है ही, होम्योपैथी भी है, यूनानी हकीम भी है, नेचुरोपैथी है, पूरे दम से ठीक कर लेगी, ठीक कर लेगी। एकदम मौत के मुंह में जाते रोगी को बाहर निकाल लाएगी, संजीवनी दे देगी, दौड़ा देगी जीवन के मैदान में और संघर्ष करने के लिए। बिल्कुल शरीर को वैसे ही खड़ा कर देगी जैसे ये साधक का शरीर आपके सामने खड़ा है। इस साधक का शरीर पहला बड़ा आघात 18-19 वर्ष की उम्र में लिया था, 18-19 वर्ष की उम्र में। आज उस बात को 50 साल से ज़्यादा हो गए। उसके बाद 2-3 बड़े आघात, जिसमें ज्योतिषियों तक ने कह दिया था कि 2000 के बाद नई सदी तो तुम देखोगे ही नहीं, नई शताब्दी देखोगे ही नहीं। मैंने 2001 में प्रवेश करने का नहीं था इस शरीर को। आज 2021 बीत रहा है, मस्ती से काम कर रहा है बंदा और अब तो ये जान गया कि मरता ही नहीं है, अब तो कपड़े बदलने की बात है खाली, और कोई। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई तैयार बैठे हैं, न जाने की जल्दी है। इतना मस्ती से काम कर रहे हैं, व्यस्त रहता हूँ मित्रों, स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और तंदुरुस्त। और ये फंडा है, कोई आए कोई जाए। और मेरे शोध कार्य में मुझे सहायता मिल जाती है अनायास। देखिए, ये जितनी मुझे ये मीडिया ने और गूगल ने रिसर्च करके जितनी सहायता की, उस सहायता में इस प्रश्न ने मुझे आगे की कई बातें और सिखा दी। यही शोध का तरीका है। क्या बातें? कि बातें ये है कि भले ही अभी इलाज नाक और गले का, फेफड़े का कर रहे हो, एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका इलाज टोटल उस बॉडी का और उस मन का वो करना पड़ेगा। मन प्रदूषित हुआ, सोच प्रदूषित हुई, तब तो शरीर बीमार हुआ। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए मन से लगाकर तन तक पूरा ठीक करना पड़ेगा। पूरा ठीक हो सकता है, इसका प्रमाण जो है वो धरती देती है। अरे बार बार हम जो ही लॉकडाउन होकर घर में बैठते हैं, धरती अपनी हवाएं, पानी सब सुधार लेती है ना, सब ठीक हो जाता है। तो ये ठीक होने की इनबिल्ट प्रक्रिया है, एक सृष्टि की बनी हुई। जैसी धरती में है वैसी मेरी शरीर में है। मैं छोड़ूं तो सही इसको, मैं दवाइयों के भरोसे न डालूं, मैं डॉक्टरों के भरोसे न डालूं शरीर को। शरीर को बचना है तो अपना रास्ता निकाल लेगा, खुद कह देगा कि ये दवा ठीक है तेरे लिए। और दवाएं आसपास ही पड़ी है। मेरे बगिया में इतनी तरह की जड़ी बूटियां हैं जिनको सबको मैं भी नहीं जानता। मुझे कई सारे मित्र जो देखने आते हैं वो कहते हैं देखिए ये जो इसके पत्तियां इस काम की है, इसकी जड़ इस काम की है, इसका तना इस काम का है। तीनों मुझे अलग अलग बता देते हैं और मैं कहता हूँ मैं तो जानता ही नहीं था। 1 किलो एलोवेरा ये तो सामान्य बात है, कई सारी और गहरी औषधियाँ, और मुझे याद भी नहीं रहता और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं हूँ। कोई ऐसे ही मांग के लेता है, ठीक है भैया ले जाओ। कभी कोई जो मेरे निकट में कोई मेड काम कर रही हो या कोई नौकर हो या कोई ड्राइवर हो, मैं पूछता रहता हूँ सब ठीक है ना घर में। जैसे कमल कई बार बता देता है कि गुरुजी यहाँ ये थोड़ी सी दिक्कत है,
तो मैं उसको बता देता हूँ भैया ये कर लेना, वो ठीक होकर मुझे खबर भी कर देता है ठीक हो गया। तो वो सहजता से हमको इस एलोपैथी जीने के तरीके से मुक्त होना पड़ेगा। और इसके साथ में चिकित्सा पद्धति जाए तो जाए। कल वो इस आंदोलन में उतरे डॉक्टरों ने कहा था कि अगर बाबा रामदेव सबको एक साथ ठीक कर लेते हैं तो हम सब घर जाकर सो जाएं अपने घर में और सारे रोगियों को ठीक करके दिखाएं वो। तो मेरे मन में क्या आया मालूम है? अरे मैंने कहा भैया तुम अगर इस वहम में हो कि तुम्हारे ठीक किए ठीक हो रहे हैं तो भैया तुम जान लो कि तुम ज़्यादा बीमार कर रहे हो। तुम जब तक हो तब तक ये बीमारी बढ़ेगी। बीमारी जो ठीक हो रही है उसके सूत्र अलग है भैया। तुम जो एंटीबायोटिक दे रहे हो, तुम जो स्टेरॉइड दे रहे हो, उससे तो और उसको तो मरना ही मरना है भैया। उसको तो मरना ही मरना है। इस रोग से मरे कि दूसरे रोग से मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोरोना से मरा कि ब्लैक फंगस से मरा, कैंसर से मरा या आंतें खराब होकर मरा, तुम्हारी गणना में जरूर ये आ जाएगा कि तुम तो सफल रहे, मरने वाला मर गया। ये क्या लगा रखा है यार? जबकि तुम भी जानते हो, अरे साफ साफ अब तो तुम बोलते भी हो कि यार ये ज़्यादा हो गया दवाई, ज़्यादा हो गई दवाई, इसके कारण मरा है, इसके कारण से रोग बढ़ा है। और मजबूरी में बोलना पड़ता है जी। सच तो सामने आएगा ही, सच तो सामने आएगा भैया। तुम्हारे ही मुंह से आने लग गया तब भी तुमको अहंकार पड़ा है अभी भी कि तुम बचाते हो ना। मैं और दूसरी बात बोलता हूँ, बाबा रामदेव जी भी बड़बोलापन करते हैं कि मैंने इतने करोड़ को बचा दिया, इतने करोड़ को बचा दिया। अरे भैया योग पतंजलि कर गए, उन्होंने बचाया। और इस विचार की, इस युग की महिमा है। इस युग में विचार चल रहा है कि किसी बाबा रामदेव को निमित्त बनाया, मुझे नहीं बनाया। किसी मित्र नरेंद्र मोदी को निमित्त बनाया कि ये देश उनके नेतृत्व में उठे। प्रणाम है उस नेतृत्व को, पूरी तरह से प्रणाम है बाबा रामदेव को। और जितने मनोयोग से डॉक्टरों ने सेवा की उतना प्रणाम उनका बनता ही है ना, बनता है। वो नहीं जानते, वो गलत चिकित्सा पद्धति, गलत शिक्षा पद्धति में से निकले हुए अहंकार आ गया उनको कि हमारे सिवा कोई नहीं। और तुमने बहुत, पूरे एलोपैथी तंत्र ने कितना मजाक उड़ाया आयुर्वेद का, और झोला छाप डॉक्टर, नीम हकीम खतराए जान, क्या क्या कहते रहे यार। नीम हकीम क्या होता है मालूम है? नीम वाला हकीम जो है वो सारे रोगों को ठीक कर देता है नीम के बल पर। यह है नीम हकीम। और तुमने खतराए जान कह करके उसको एकदम नीचे गिरा दिया। अब तुम पर आया है, अब पलट गया समय। अब सारी दुनिया में एक कोरोना ने तुम्हारी कमर क्या तोड़ी कि तुम खुद प्राणायाम करने के लिए उतर गए। ये आसन प्राणायाम तुम भी खुद भी करते हो, जानते हो यार डॉक्टर, एलोपैथी वाले डॉक्टर, हाँ जानते हो तुम भी। अच्छा, रामदेव का बिगाड़ना है, वो तो बोलता है चढ़ा दो मेरे को फांसी, पर योग और प्राणायाम करते रहना भैया। और जचे तुम्हारे कोई ध्यान में आ जाए तो आ जाना, मुझे भी। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, चोला बदल के वापस आ जाऊंगा, काम यही करूंगा। ये सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जागरण जो है वो पूरे विश्व को, मानवता को बचाएगा। इसी काम में सार्थकता है, इसी काम में जीवन की धन्यता है। ये काम हो जाए और बाकी काम तो होता ही है अपने आप यार। बाकी काम मेरे किए थोड़ी होता है, न मेरे किए होता है, न तेरे किए होता है। ये भैया इस विचार की महिमा है जिसने हमको निमित्त बनाया। गाना ना, तुझको हसीन और मुझे जवान बनाया। ये मेहरबानी है खुदा की। तो मित्रों, ये जो ब्लैक फंगस का चारों तरफ जो चल रहा है उसका निष्कर्ष ये है कि हमारी जीने की शैली में और आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। समाधान के लिए तैयार हो जाएं, ओम की शरण में आए। ओ शांति शांति शांति।